आज हम अपना पहला नेट क्रैकर एग्ज़ाम बूस्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक का एफ ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे दो सीरीज़ में डिवाइड किए गए हैं। एक हमारा लेंथेनॉइड सीरीज़ होता है और एक हमारा एक्टिनाइड। तो यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो हम कंबाइन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को ध्यान में रखते हुए जितने भी नेट और गेट पे आ सकते हैं मल्टीपल सेलेक्ट टाइप के, वो यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। हम हर क्वेश्चन को उतनी डीप तक ले जाएंगे कि आप एक क्वेश्चन के बेस पे 10 क्वेश्चन अपने आप कर सकें। हमारा टारगेट ये नहीं रहेगा कि हम 100 क्वेश्चन करें, हम 50 क्वेश्चन करेंगे, मगर वो 50 तरीके के होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन करें, अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 अलग तरीके के होने चाहिए। तो हम लोग अपने बूस्टर में ये ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे होंगे। तो हमारा जो पहला एग्ज़ाम बूस्टर का पहला क्वेश्चन है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो पूछा गया है, एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट वन फॉर कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स थर्ड आयंस। ठीक है, आपको पता है कि लेंथेनॉइड जो हमारे होते हैं वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, +3 में। ठीक है, वो सबको पता है। तो स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड इज सिग्निफिकेंट आयनिक। हाँ, जितने भी लेंथेनाइड्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयनिक होता है। यानी कि वहाँ पे कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। रीज़न क्या है, जो हमारा f ऑर्बिटल होता है 4f, वो क्या होता है, बहुत ही इनसाइड होता है। यानी कि आपको जो टर्म बुक में मिलेगा वो लिखा रहेगा डीपली बरीड इनसाइड। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारा 4f ऑर्बिटल होता है वो काफ़ी डिफ्यूज़ होता है। तो डिफ्यूज़ होने की वजह से जो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं। तो डिस्टेंस में होने की वजह से क्या होता है, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, क्या होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब जो अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन पे डालते हैं वो यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। तो उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की कमी की वजह से जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। यानी जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। तो जेड इफेक्टिव हमारा अगर बढ़ जाएगा, यानी न्यूक्लियर की पावर हमारी बढ़ जाएगी, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और फोर्सफुली अपनी तरफ अटैक करेगा। उसकी वजह से क्या होता है, 4f ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के बहुत क्लोजर आ जाता है, ज़ीनॉन कोर के भी अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कोवेलेंट बॉन्डिंग ना होने का, कि 4f ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत ही इनसाइड होता है। यानी कि अगर लिगेंड आ रहा है, थोड़ा सा डायग्राम से समझिएगा। सपोज करिए हम कि सेल स्ट्रक्चर लेते हैं किसी भी 4f का, तो क्या होता है हमारा, सपोज करिए ये आपका इनसाइड कोर है। ठीक है, अगर हम ये सेल लेते हैं, सेकंड यहाँ पे लेते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा 1s2 से लेके ये हमारा 4d10 तक है। ठीक है, अब कहाँ तक बनाएंगे तो हम मान लेते हैं, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 4f आ जाएगा। ठीक है, तो 4f के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है, यहीं पे हम ले लेते हैं 5s2 और 5p6। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो हमारा होगा 5d, और सबसे बाहर जो हमारा होगा वो क्या होगा, 6s। कहने का मतलब है 4f क्या है, बहुत ही ज़्यादा इनसाइड है। तो जो बाहर के लिगेंड होंगे, यहाँ के जो लिगेंड होंगे, वो लिगेंड इस पे इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये लिगेंड क्या है, बाहर है आपके। ठीक है, तो ये लिगेंड 4f इतना इनसाइड बरीड है इस के अंदर कि ये लिगेंड इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 4f के जो ऑर्बिटल होगा और लिगेंड का जो ऑर्बिटल होगा, उनके बीच प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो प्रॉपर ओवरलैपिंग अगर नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे कोई भी कोवैलेंसी या कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो रीज़न क्या दिया जाता है कि 4f ऑर्बिटल क्या है, पुअर सील्डिंग है। यहाँ पे पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सील्डिंग इफेक्ट का अगर हम ऑर्डर देखें, सील्डिंग इफेक्ट का अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो सील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, फिर F का होता है। तो F का सील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, और हम जानते हैं कि Z इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, Z एक्चुअल जो होता है हमारा माइनस सील्डिंग कांस्टेंट। अगर हमारा सील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है
ठीक है, यानी शील्डिंग कांस्टेंट कम हो रहा है तो हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और हमारा 4F क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट 4F का कम होता है, यानी कि हमारा 4F का जो शील्डिंग कांस्टेंट होगा वो कम होगा, उसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव यानी न्यूक्लियर की पावर बढ़ गई। न्यूक्लियर की पावर बढ़ना मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके जो 4F के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ बहुत फोर्सफुली करेगा। इसकी वजह से ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस के क्लोजर आ जाता है। अब क्लोजर आ गया तो अब लिगेंड चाह के भी इससे बॉन्डिंग नहीं कर सकता, मर भी जाएगा तो भी इसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग का कोई भी यहाँ पे नहीं है। जबकि आप अगर डी ब्लॉक में जाएंगे ट्रांजिशन मेटल में, तो डी ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ थोड़ा डी ब्लॉक का भी ले लेते हैं। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में आपका यहाँ पे होता है 3D और उसके बाद होता है 4S। तो 3D इतना ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोजर नहीं होता, तो लिगेंड आराम से यहाँ पे इफेक्ट डाल देता है। ठीक है, लिगेंड का यहाँ पे इफेक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोजर नहीं होता, तो लिगेंड यहाँ पे आसानी से इसके डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो डी के केस में तो ये पॉसिबल था, मगर F के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4F ऑर्बिटल क्या होता है, पुअर शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग की वजह से जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं, आपको पता होगा लेंथेनियम से ल्यूटिटियम की तरफ बढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में जैसे जैसे हम लेंथेनियम, अगर हम इधर आयनिक रेडियस ले लें, आयनिक रेडियस ले लें, ठीक है, रेडियस हो गई, और इधर हमारा एटॉमिक नंबर ले लें, एटॉमिक नंबर। तो सब बच्चे इतना तो इंटर में पढ़े ही हैं कि अगर हम लेंथेनियम से, ठीक है, लेंथेनियम La3+ से ल्यूटिटियम की तरफ जाते हैं, Lu3+ की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो आयनिक रेडियस है वो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ कम होती जाती है, कॉन्स्टेंटली कम होती जाती है, मतलब एक रेशियो में कम होती जाती है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, जो जेड इफेक्टिव है वो हमारा इंक्रीज करेगा। मगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F ऑर्बिटल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन था वो कम हो जाएगा, क्योंकि F ऑर्बिटल क्या होता है, डिफ्यूज होता है, बहुत डिफ्यूज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती थी अदर केसेस में, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F ऑर्बिटल। ठीक है, तो उसकी वजह से जेड इफेक्टिव तो हमारा बढ़ गया, मगर जो इलेक्ट्रॉन के बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन था वो उस रेशियो में नहीं बढ़ पाया। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे थे और इनर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर पे जो पुशिंग कर रहे थे, रिपल्सन डाल रहे थे, वो यहाँ पे उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता गया एटॉमिक नंबर बढ़ने से, मगर जो 4F ऑर्बिटल था उसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं बढ़ा। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ना बढ़ने की वजह से ये अपने पूरी तरह से फोर्स के साथ यहाँ पे ल्यूटिटियम तक जब जाएंगे तो बहुत फोर्स से आएगा, और 4F ऑर्बिटल क्या करेगा, बहुत इनसाइड चला जाएगा। अब इनसाइड जब बरीड हो गया, ये इतना इनसाइड हो जाता है, जो हमारा जीनॉन कोर है, दिस इज 5s2 और 5p6, दिस इज द जीनॉन कोर। ठीक है, जीनॉन कोर इसको बोला जाता है, जीनॉन कोर। तो ये जीनॉन कोर के भी अंदर चला जाता है। अब ये लिगेंड कभी भी अपने ऑर्बिटल, इस लिगेंड के ऑर्बिटल और 4F का जो ऑर्बिटल होगा, इसमें कभी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी तो लिगेंड क्या करेंगे, एक तरह का अट्रैक्शन तो रखेंगे ही, भाई बॉन्ड कोवेलेंट तो नहीं हो पाई, मगर एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन रखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो 4F है, हमारे लेंथेनाइट के केस में जो 4F ऑर्बिटल है, लिगेंड के बीच क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, वही क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है हमारा। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि लिगेंड चाह के भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं कर सकता। भाई दूर से देख लो, मगर बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। सबकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, ठीक है, कभी ना कभी तो होते ही है। ठीक है, तो आप हमेशा अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लीजिए। बहुत चीज़ों को आप चाहते होंगे मगर आपको मिल नहीं पाती होगी, आप अट्रैक्ट रहते होंगे मगर कभी उससे हाथ नहीं मिला पाते होंगे। तो 4F ऑर्बिटल लिगेंड एक दूसरे को देखते तो हैं
अट्रैक्शन तो है दोनों में, मगर वो कभी बॉन्डिंग नहीं कर सकते ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या आयनिक बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बता देते हैं कि लिगेंड अगर इसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा, लिगेंड के ऑर्बिटल अगर 4f के ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं तो इसे हम डायरेक्शनल बॉन्डिंग नहीं बोल सकते। अगर 4f ऑर्बिटल जो होता और लिगेंड के ऑर्बिटल आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करते तो मेटल डायरेक्ट करता कि हाँ भाई यहाँ से आके बॉन्ड हो, मगर इनके बीच तो किसी भी तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है। जैसे डी में होता है, डी ऑर्बिटल में क्या होता है कि आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, डी का मेटल क्या करता है कि ऑर्बिटल कि भाई हमारा अगर हम 90 डिग्री पे हैं तो हमारा उसी साइड से आके अटैच हो, तो मेटल डायरेक्ट करता है लिगेंड को कि भाई यहीं से आना है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने यहीं से आना है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, तो आयनिक इंटरेक्शन टाइप का है, तो भाई जहाँ से मन होगा हम वहाँ से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिगेंड जहाँ से मन होता है अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, आयनिक तो होगी ही होगी, आयनिक बॉन्डिंग तो होगी ही होगी, ऊपर से क्या होगी, नॉन डायरेक्शनल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि मेटल कैन नॉट डायरेक्ट लिगेंड, मेटल लिगेंड को डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, मेटल नहीं कह पाएगा कि भाई इधर ही से आओ, क्योंकि हमारे ऑर्बिटल यहीं पे हैं, क्योंकि जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ही नहीं होनी तो मेटल कहेगा नहीं कि किधर से आओ, तो लिगेंड जिधर से मन होता है आके अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप अट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ 4f एलिमेंट की यहाँ पे कोई भी कोवैलेंसी फाउंड नहीं की गई है। और अगर कोवैलेंसी नहीं है, अगर लैक ऑफ कोवैलेंसी है तो क्या आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, आइसोमर्स तभी बनेंगे जब प्रॉपर कोवैलेंसी हो। मेटल लिगेंड में अगर कोवैलेंसी नहीं है तो वहां पे आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं हो पाता। इसीलिए लैंथेनाइट के केस में आइसोमेरिज्म बहुत रेयर केस है। ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर तो शो करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी शो करते हैं, 9 भी शो करते हैं, 10 भी शो करते हैं, ठीक है, 11 भी शो करते हैं, 12 भी शो करते हैं, मगर यहाँ पे आइसोमेरिज्म बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कोवैलेंसी बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आइसोमेरिज्म क्यों होता है, क्यों नहीं, बहुत रेयरली क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, लैक ऑफ कोवैलेंसी बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बॉन्ड के बीच में कोवैलेंसी टाइप की कोई चीज़ ही नहीं है। दोनों के बीच में क्या, एक तरह का बस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इसकी वजह से ये बहुत ही रेयर आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यानी कहने का मतलब है हमारा बी स्टेटमेंट भी क्या है, वो हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट मोर देन 8। भाई ये तो सीधा सीधा गलत पॉइंट है, ठीक है, ये तो बहुत ही बड़ा गलत पॉइंट है। क्यों गलत पॉइंट है? आप जानते हैं कि जो लैंथेनॉइड होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपेयर में अगर हम लैंथेनाइड की बात करेंगे तो लैंथेनाइड का जो साइज होता है वो डी ब्लॉक के कंपेयर में, एलिमेंट के कंपेयर में बड़ा होता है। तो लार्ज साइज होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने बताया था कोवैलेंसी नहीं होती, केवल क्या होता है, लिगेंड और मेटल के बीच अट्रैक्शन होता है। तो अगर मेटल का लार्ज साइज है, लैंथेनाइड क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं ये क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज के, ठीक है। और अगर इनसे कोई भी लिगेंड आता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा लिगेंड के साइज पे। अगर देखो लैंथेनाइड्स का साइज जितना बड़ा होगा, डी ब्लॉक के कंपेयर में लार्जर होते हैं, ठीक है, लार्ज साइज के होते हैं। अगर लैंथेनाइड में भी साइज क्या होता है,
एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से कम होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता रहे हैं। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर नॉन डायरेक्शनल तो होता ही है, दूसरी चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कि आपका मेटल का, जो आपका मेटल है, ठीक है, मेटल है, उसका साइज क्या है, मेटल का साइज क्या है। साइज मीन्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है। दूसरा क्या है, जो लिगेंड आ रहा है अटैच होने, ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, उस लिगेंड का साइज क्या है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बल्कीनेस ऑफ लिगेंड, बल्कीनेस ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज करिए हमारा जो लेंथेनाइड है उसका साइज बड़ा है, लेंथेनाइड का साइज बड़ा है और लिगेंड छोटा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर लेंथेनाइड का साइज ज़्यादा है और लिगेंड छोटा है तो ज़्यादा लिगेंड आके अटैच हो जाएंगे। अगर सपोज लेंथेनाइड छोटा है और लिगेंड बल्की है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसलिए अभी तक ये होता है कि जो आपके लेंथेनाइड होते हैं नॉर्मली क्या शो करते हैं, लार्ज साइज होने की वजह से क्या शो करते हैं, हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि मोस्टली कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 एंड मोर भी बहुत, एक दो होते हैं जो इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो मोस्टली बोला जाता है कि 8 to 12 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। तो हमारा जो सी स्टेटमेंट था वो तो गलत हो गया, इसमें बोला कि नॉट मोर देन 8। यहाँ पे नॉर्मल जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8, 9, 10, 12 तक जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा हमारा लेंथेनाइड है यानी मेटल है और उससे जो लिगेंड अटैच है वो कितना छोटा है। जितना बड़ा होगा मेटल उतना सरफेस एरिया ज़्यादा, लिगेंड अगर छोटा है तो 12 आ गए। अगर मेटल का साइज उस कंपेयर में छोटा और लिगेंड बल्कि है तो सरफेस एरिया कम होगा तो लिगेंड कम अटैच होगा, तो 8 हो गया। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसलिए अभी तक ये नहीं बताया जा सका है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल क्या होगा। आप लेंथेनाइड के केस में आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आप कॉम्प्लेक्स देख के नहीं बता सकते, धोखा खा जाएंगे। इसीलिए अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, जैसे आपका सीमेन कॉटन की बुक है, बहुत फेमस बुक है लेंथेनॉइड्स की, उसी नाम से लेंथेनाइड एंड एक्टेन, तो वहाँ एक टर्म यूज़ किया गया है कि इन केस ऑफ लेंथेनाइड्स, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन नंबर इल डिफाइंड, ये टर्म यूज़ किया है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इल डिफाइंड यानी अभी तक डिफाइन नहीं किया जा सका कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बस ये डिफाइन किया जा सका है कि अगर मेटल बड़ा है तो ज़्यादा लिगेंड आके अटैच हो जाएंगे, अगर लिगेंड छोटे हैं और मेटल बड़ा है, अगर मेटल छोटा है और लिगेंड बल्कि है तो कम होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। मगर अभी तक प्रॉपर कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जैसा डी ब्लॉक में होता है, क्योंकि वहाँ पे कोवेलेंसी होती है, ऑब्वियसली यहाँ तो इंट्रैक्शन होता है। तो यहाँ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मेटल का साइज कितना है और सेकेंड लिगेंड की बल्कीनेस पे डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और नॉर्मली जो लेंथेनाइड होते हैं वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जिस्ट करता है वो 8, 9, 10, 11, 12। तो हम एक दो एग्जाम्पल आपको यहीं पे बता देते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें डीपी जाएंगे। तो देखो कौन कौन से मोस्टली वो देखे गए हैं। देखिए एक पहला देखा गया है आपका La लेंथेनियम F3, ठीक है, LnF3। इसका जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा गया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 9 देखा गया और इसकी जो ज्योमेट्री देखी गई वो देखी गई है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। उसी तरह एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बहुत बार पूछा गया LnH2O का होल 9, ठीक है, इसमें भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा और इसकी भी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, सेम ऊपर वाले की तरह। उस तरह एक बहुत और बेहतरीन एग्जांपल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, अभी उस पर क्वेश्चन भी आएगा, सीरियम का है,
ये आपका है CnO3 का होल 6 2-, ठीक है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर NO3 इज अ बाइडेंटेट, अभी बहुत बात होगी, ठीक है। स्मॉलर बाइडेंटेट होता है तो इसका बाइट एंगल बहुत कम होता है, और ये लार्ज साइज का होता है तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर तक चला जाता है। तो ठीक है, बाइडेंटेट है 6 × 2, तो क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। अभी पूरा डिटेल आएगा इसलिए ज़्यादा नहीं जा, तो 12 को आप जानते हैं क्या बोला जाता है, आइकोसाहीड्रन। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो हमारे लेंथेनाइड है वहाँ पे जो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है 8 से लेके 12 तक होता है। तो आपका जो स्टेटमेंट सी है वो गलत हो गया, ए सही था, बी सही था, सी गलत हो गया। डी पे ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट नंबर डी क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक मूवमेंट आर नॉट अकाउंटेड इवन अप्रॉक्सीमेटली बाई स्पिन वैल्यू फॉर मेजॉरिटी ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लेंथेनॉइड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है। आप याद रखिएगा, लेंथेनॉइड का जो म्यू ऑब्जर्व्ड है, यानी ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट है, लेंथेनॉइड का जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो गया, जो आपका स्टेटमेंट डी था, ठीक है। ये भी आपका स्टेटमेंट राइट है, ओनली सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि स्पिन पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सही बात है, नहीं डिपेंड करता, क्योंकि आपके लेंथेनाइड के केस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है। तो यहाँ पे जो म्यू होता है, ठीक है, म्यू जो होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, म्यू स्पिन पे भी डिपेंड करता है, और आपका किस पे डिपेंड करता है, ऑर्बिटल मोशन पे भी डिपेंड करता है, और स्पिन दोनों पे भी म्यू ऑब्जर्व डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट का आपको फार्मूला होता है लेंथेनाइड के केस में, आपको पता होगा, म्यू इज इक्वल टू GJ √J+1। जे स्टेट क्या डिफाइन करती है, S+L की वैल्यू, यानी कि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को डिफाइन करती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लेंथेनाइड के केस में लिगेंड का इंट्रैक्शन नहीं हो पाता। अभी हमने बताया है कि ऑर्बिटल के साथ 4s तो ऑर्बिटल मोशन क्विंच नहीं हो पाता। एक्चुअल रीजन क्या है, अभी हमने बताया कि 4s ऑर्बिटल क्या होता है, इनसाइड होता है, और लिगेंड क्या होता है, 4s ऑर्बिटल को इफेक्ट नहीं कर पाता। लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं होता 4s ऑर्बिटल के ऊपर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा ऑर्बिटल मोशन है वो ऑर्बिटल मोशन क्विंच नहीं हो पाता, रुक नहीं पाता है। उसकी वजह से यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन भी काउंट किया जाता है। तो लेंथेनाइड के केस में ऑर्बिटल मोशन क्विंच ना होने की वजह से यहाँ पे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और यहाँ पे जो आपका म्यू आता है वो हमारा स्पिन और ऑर्बिटल कपलिंग का कंबाइन इफेक्ट की वजह से आता है। तो हमारा स्टेटमेंट डी भी सही हो गया, ए बी एंड डी इज राइट। तो वहाँ ऑप्शन में क्या रहेगा, मल्टीपल सेलेक्ट में ए बी एंड डी इज करेक्ट, ठीक है। तो उसी पे आप टिक कर देंगे, ए बी एंड डी करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है हर कॉन्सेप्ट को कि क्या कॉन्सेप्ट किसके पीछे है। थर्ड चीज़ यहीं पे बता देते हैं कि क्या होता है, लिगेंड मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं करता है। अभी हमने बताया एक तरह का इंट्रैक्शन रखता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कौन से, लेंथेनॉइड के कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा लेबाइल नेचर के होते हैं। लेबाइल यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये भी आप पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, हो सकता है स्टेटमेंट वो दे दे। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लेंथेनाइड के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेबाइल होते हैं। लेबाइल यानी हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के पीछे का पूरा एक्सप्लेनेशन। हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इसके अंदर से बने, मिस ना हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मूवमेंट पे आप जुड़े रहिएगा। पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग लेंथेनाइड थर्ड आयन। पहला है नियोडाइनियम थर्ड, सेकेंड है बी है गैडोलिनियम थर्ड, और सी है डिस्पोजियम थर्ड। तो पूछा गया द मैग्नेटिक मूवमेंट क्लोजेस्ट टू स्पिन ओनली वैल्यू इज, किस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट, वो हमारे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के इक्वल हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लेंथेनाइड के केस में जो हमारा म्यू ऑब्जर्व होता है, म्यू ऑब्जर्व जो होता है वो हमारा किस किस पे होता है, म्यू स्पिन ओनली यानी
कि स्पिन ऑर्बिटल कॉन्ट पे प्लस म्यू एल पे, यानी एंगुलर या ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पे। तो अगर हमारा ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किसी वजह से क्विंच हो जाए, ठीक है, अगर हमारा ये जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था ये हमारा क्या हो जाए, क्विंचड हो जाए। क्विंचड मतलब कि अगर एल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो अगर एल की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो हमारा म्यू एल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये हमारा ज़ीरो हो गया तो हमारा जो म्यू ऑब्जर्व है, जो हमारा म्यू ऑब्जर्व है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू स्पिन ओनली के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू स्पिन ओनली के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट था वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पिन ओनली के क्लोजेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि इन तीन जो हमारे आयंस हैं लेंथेनाइड के, किसमें एल की वैल्यू यानी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है। अगर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो गया तो हमारा किस चीज़ पे केवल डिपेंड करेगा, स्पिन ओनली पे। तो हम तीनों का एल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम किसकी निकालते हैं, नियोडाइनियम थर्ड। ठीक है, थर्ड ये हमारा क्या होता है, F3 होता है। ठीक है, F3, तो F3 के केस में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो जाएगा +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। तो 1 2 एंड 3। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, L इज इक्वल टू आ जाएगा +3 +2 +1, यानी कि L की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 6। ठीक है, L की वैल्यू 6, यानी L इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे नियोडाइनियम केस में तो L इज इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि अगर L इज इक्वल टू 0 नहीं है तो स्पिन ओनली के बराबर नहीं आ सकता। तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया, ये तो स्पिन ओनली के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। सेकेंड देख लेते हैं, GD गैडोलिनियम थर्ड। ठीक है, तो गैडोलिनियम थर्ड हमारा क्या है, F7 है। ठीक है, तो F7 का बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। तो 7 1 2 3 4 5 6 और 7। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। तो सारा कैंसिल आउट हो, L इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इस केस में क्या आ गया, L इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इस केस में क्या हो गया, म्यू एल 0 हो गया, यानी म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली आ गया क्लोजेस्ट, यानी कि ये तो हमारा सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पोजियम। तो DY थर्ड। ठीक है, तो DY थर्ड का केस देख लीजिए, ये हमारा क्या है, F9 है। ठीक है, तो इस केस में हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। तो हुंड के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 3 6, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 +4 एंड +1 0 -1 -2 एंड -6। तो -6 और 11, तो ये हमारा आ जाएगा 5। तो L की वैल्यू हमारी आ गई 5। तो इस केस में भी L इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ भी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, L की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी। तो केवल ओनली केस कौन सा है, GD ऐसा केस है जिसमें L की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्विंच हो गया, यानी L की वैल्यू 0 हो गई। तो जो ऑब्जर्व है वो क्या है, स्पिन ओनली के बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन 1 जो हमारा है बी ओनली वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया एमंग द पेयर्स ऑफ लेंथेनॉइड द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज, यानी कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसमें हाईएस्ट एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है वही क्या होती है, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसके लिए हमें हाईएस्ट एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने हमें ऑप्शन दिए हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, उसके बेस पे बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूरोपियम का EU। तो EU हमारा होता है 63। ठीक है, ये हो गया एक्जी
हमारा आ गया 4f7, ठीक है, ये हो गया 4f7, 5d0, 6s2। इसके बाद हमारा आ जाएगा वाइट्रीबियम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है 70, ठीक है, xz, ये हो जाएगा 4f14, ठीक है, वाइट्रीबियम हो गया 70, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4f14, ये हमारा हो गया 4f14, 5d0 एंड 6s2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डिस्पोजियम, ये हमारा होता है 66, ठीक है, डिस्पोजियम हमारा होता है 66, तो ये हो जाएगा xz, 4f10, 5d0 एंड 6s2। इसके बाद हमारा आ जाएगा ln, कौन सा दिया, ल्यूटिटियम 71, तो ये हमारा आ जाएगा xz, ये भी आ जाएगा 4f14, 5d1 और ये आ जाएगा 6s2, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा गैडोलिनियम जीडी का होता है 64, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 4f7, 5d1 एंड 6s2। तो इतना हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए, अगर हम यूरोपियम में से जो हमारा EU है, ठीक है, इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो यहाँ से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड, शॉर्ट ट्रिक में कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर निकालते हैं तो यहाँ 6s2 से निकल जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो हमारे पास क्या बचेगा 4f7, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब अगर ये 4f हो गया है तो देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब क्या यहाँ से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? अब यहाँ से थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने की वजह से यहाँ से अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाफ फील्ड में से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूछा गया था थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, तो हमारा EU के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है 4f7, ठीक है। तो हाफ फील्ड से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये तो हमारा सही हो गया। वाइट्रीबियम देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आय, 2 इलेक्ट्रॉन को हमने शॉर्ट ट्रिक में निकाला, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब क्या बचा, 4f14, और 4f14 यानी क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया, फुल फील्ड। F14 यानी फुल फील्ड, और फुल फील्ड भी आपको पता है क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये भी स्टेबल हो गया। क्या आप थर्ड इलेक्ट्रॉन इससे निकल सकता है? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि EU यानी कि यूरोपियम और वाइट्रीबियम के केस में जब हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी एनर्जी नहीं ज़रूरी होती, उतनी नहीं सेकंड निकालें, मगर जैसे ही हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो हमारा यूरोपियम था वो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, यानी स्टेबल हो गया, और जो हमारा वाइट्रीबियम था वो फुल फील्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि EU और YB क्या हो गए, दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं। तो ऑप्शन देख के तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं, क्योंकि दो में दिए हुए हैं। EU और YB जो भी ऑप्शन होगा आप उसको आराम से टिक कर सकते हैं, मगर आगे भी देख लेते हैं और क्यों नहीं है, ठीक है। अब देखो डायनियम, अगर हम डायनियम में से डिस्पोजियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हमारा क्या बचता है, अगर हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकेंड आय, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4f10। तो 4f10 हमारा क्या है, ना हाफ फील्ड है ना ये
फुलफिल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, दिस इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है, ये इतना स्टेबल नहीं है जितना कि ये थे। उसी तरह अगर हम ल्यूटिटियम का केस देखें, Lu का केस देखें, तो यहाँ से भी अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, यहाँ से अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 4f14 और 5d1। तो हम d1 से आराम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, तो यहाँ से भी थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन दोनों के केस में तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नहीं जाएगी। अब देखिए जीडी का केस उसी तरह देख लीजिए, अगर हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो यहाँ भी वही हो जाएगा 4f7, ठीक है, और 5d1। तो d1 तो आपका ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, आराम से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के d0 में चला जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आसानी से हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो ये केस क्या हो गए, गलत हो गए, तो यहाँ पे आसानी से निकाल सकते थे। कौन सा 2 केस हो गए, यूरोपियम और वाइट्रीबियम के, इनमें से हाफ फील्ड और फुल फील्ड था, यहाँ से आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हाफ फील्ड हो जाता है और वाइट्रीबियम क्या हो जाता है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। तो ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए क्या इन दोनों की केस में, यूरोपियम और वाइट्रीबियम के केस में हमारी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें ट्रिक अप्लाई करनी थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ, जिसकी बात कर रहे थे हम पहले क्वेश्चन में, ऑफ सीरियम इन सीरियम NO3 का होल 6, 2 - R रिस्पेक्टिवली। तो आपको ऑप्शन दिया 6 एंड ऑक्टाइडल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ट्राइगोनल प्रिज्म, 8 एंड क्यूबिक एंड 12 आइकोसाहेड्रन। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर बेस क्या है। तो हमने आपको पहले क्वेश्चन में ये बताया था कि जो हमारे लेंथेनॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर साइज़ के होते हैं। जो लेंथेनॉइड होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपेयर में लार्जर साइज़ के होते हैं। और जो हमारा NO3 है वो हमारा क्या है, बाईडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। NO3 यहाँ पे बाईडेंटेट वर्क करता है। क्यों, क्योंकि NO3 लिगेंड जो होता है वो उसका जो बाइट एंगल होता है बहुत ही स्मॉलर साइज़ का होता है। तो थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं, NO3 का होल 6, ठीक है। सो पहले शॉर्ट में करते हैं फिर डिटेल जा। देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, सीरेनियम का अगर X मान लेते हैं प्लस, NO3 माइनस होता है, 6 × -1 इज इक्वल टू -2। तो X कितना आ जाएगा, S इज इक्वल टू आ जाएगा +4, यानी कि हमारा जो C था वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +4 यानी F0। यानी कि यहाँ पे जो आपका मेटल है उस पर क्या है, F0, F में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो कलर आएगा, ठीक है, इसका वो किसकी वजह से आएगा, देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और ये आपका डोनर है, NO3 निगेटिव डोनर लिगेंड है। तो आपका क्या होगा, जो यहाँ पे कलर आएगा, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर आएगा, कलर, ठीक है, वो किसकी वजह से आएगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो इसके पास क्या है, F0 है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है F ऑर्बिटल के पास। तो क्या होगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा तो कलर आएगा, वो क्या होगा, LMCT। ये तो बात थी अलग से, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि यहाँ पे जो NO3 है वो एक्ट क्या करता है, बाईडेंटेट करता है। F ब्लॉक एलिमेंट में जो NO3- है वो क्या होता है, बाईडेंटेट होता है। तो बाईडेंटेट अगर है और 6 लिगेंड है तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 6 लिगेंड है और बाईडेंटेट की तरह वर्क करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 × 2, क्योंकि एक लिगेंड 2 डोनर एटम से अटैच होगा। NO3 के पास 2 ऑक्सीजन है डोनर, ठीक है, तो 2 से अटैच होगा, C से, तो 6 थे तो 6 × 2, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 12। और 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमें ज्योमेट्री पता है क्या होती, आइकोसाहेड्रन। ये तो थी बात शॉर्ट की, ठीक है, कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है। तो देखिए जो हमारा NO3 लिगेंड है वो बाईडेंटेट यहाँ पे क्यों करता है, क्योंकि हमारे जो लेंथेनॉइड होता है, तो हमने बताया था लेंथेनॉइड के जो मेटल होते हैं वो लार्जर साइज़ के होते हैं। तो यहाँ जो मेटल होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, लार्ज साइज एज कंपेयर टू डी ब्लॉक
के मेटल के कंपेयर में जो लेंथेनाइट के मेटल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं। और हमारा जो NO3 है वो क्या है, स्मॉल साइज का बाइडेंटेट है। क्यों? क्योंकि स्मॉलर बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, स्मॉलर बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। NO3 के साथ स्मॉलर बाइडेंटेट लिगेंड कौन कौन से होते हैं, NO3 हो गया आपका जिसका हमने कॉम्प्लेक्स लिया है, ठीक है, कार्बोनेट हो गया, CO3 2- हो गया, ठीक है, और हमारा हो गया सल्फेट SO4 2- हो गया यहाँ पे, ठीक है, PO4 फॉस्फेट हो गया 3-, ठीक है, क्लोरेट हो गया ClO4-, ठीक है। ये सारे के सारे क्या एज अ बाइडेंटेट यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बात हो रही है NO3 की। तो NO3 में क्या होता है, जो हमारा NO3 होता है, ध्यान दीजिएगा, N, ठीक है, O और O। NO3 में यहाँ पे N पे पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव ऑक्सीजन पे। तो ये जो इसका बाइट एंगल होता है, ये जो बाइट एंगल होता है दिस, ठीक है, ये जो हमारा बाइट एंगल होता है NO3 का जो बाइट एंगल होता है, ये क्या होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉलर बाइट एंगल। तो स्मॉलर बाइट एंगल की वजह से क्या होता है, और हमारा जो मेटल है लेंथेनॉइड के वो क्या है, लार्जर साइज के हैं, और NO3 का जो बाइट एंगल है वो स्मॉलर साइज का है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जब आते हैं 6 NO3 आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने दोनों इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के थ्रू इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन द्वारा अटैच होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, हमने बताया था। ये किस पे डिपेंड करता है, मेटल के सरफेस एरिया पे। अगर मेटल लार्ज साइज का है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, और NO3 क्या स्मॉलर है बाइडेंटेट लिगेंड, तो क्या करेंगे, 6 NO3 आपस क्या करेंगे, मेटल के चारों ओर अपने ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होंगे, ठीक है, एक तरह का इंट्रैक्शन रखेंगे। अभी हम आपको डायग्राम बता के दिखाएंगे, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, NO3 जो है निगेटिव, उसका बाइट एंगल क्या होता है, स्मॉल होता है, और हमारा मेटल क्या होता है, लार्ज साइज के होते हैं। इसकी वजह से ये क्या करता है, लेंथेनाइट के केस में तो बाइडेंटेट है। अब यहाँ पे D ब्लॉक के केस में बहुत जगह ऐसा लिखा है कि D ब्लॉक क्या होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। तो स्मॉलर साइज का ये भी है, स्मॉलर साइज के ये भी है, तो 6 से ज़्यादा, मतलब 6 लिगेंड से ज़्यादा इससे अटैच नहीं होंगे और बाइडेंटेट के फॉर्म में अटैच नहीं हो पाते। उसका रीज़न क्या है, देखिए, D ब्लॉक के केस में जो NO3 है, आपने पढ़ा होगा, NO3 है जो नाइट्रेट है, वो हमारा क्या करता है, मोनोडेंटेट करता है। जबकि हमारा अभी आपने देखा कि लेंथेनाइट के केस में क्या कर रहा था, ये बाइडेंटेट बिहेव कर रहा था। क्यों? पहला रीज़न तो ये लार्जर साइज का होता है लेंथेनाइट। दूसरा क्या है, D ब्लॉक के जो मेटल होते हैं वो स्मॉलर साइज होने के साथ साथ क्या होता है कि वहाँ जो आप सपोज करिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री में होंगे, इस तरह कुछ होंगे, 90 डिग्री में होंगे। तो NO3 का तो बाइट एंगल कम है, NO3 का तो बाइट एंगल कम है, तो एक ऑक्सीजन से तो अटैच हो जाता है। यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन से तो अटैच हो जाएगा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है उसको, तो एक से इधर से अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, अटैच हुआ, तो अब उसको दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल है, तो वो बाइट एंगल कम होने की वजह से वो दूसरे साइड के ऑर्बिटल से अटैच नहीं हो पाता। तो वहाँ पे केवल एक ही ऑक्सीजन का डोनर एटम मेटल के D ऑर्बिटल से अटैच होता है, तो वहाँ पे NO3 क्या होता है, मोनोडेंटेट होता है। जबकि F ब्लॉक में क्या है, यहाँ पे कोई कोवैलेंट बॉन्डिंग तो है नहीं, जिधर से आए वहीं से अटैच हो गए, नॉन डायरेक्शनल टाइप की होती है, हमने आपको बताया पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज साइज है और नॉन डायरेक्शनल है, तो NO3 के दोनों ऑक्सीजन आराम से मेटल के चारों ओर बाइडेंटेट की तरह अटैच हो जाते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका डायग्राम लेते हैं, देखिएगा, डायग्राम समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे लेंथेनाइट के केस में, ठीक है, कैसे होता है। देखिए, C हमारा हो गया, ठीक है, NO, ठीक है, ये ऑक्सीजन, थोड़ा सा कम करके बताते नहीं तो आएगा ही नहीं, ठीक है, O, उसी तरह यहाँ पे भी O, ठीक है, N, 2 डोनर एटम, उसी तरह O यहाँ से भी लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ N, यहाँ पे O, उसी तरह यहाँ भी ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे N, यहाँ पे O, 1 2 3 4
5 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका N डबल बॉन्ड है, नाइट्रेट, ठीक है, N O, इस तरह का कुछ यहाँ पे होता। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन द्वारा दिखे। तो 1 2 3 4, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है सिरेनियम का, लार्जर साइज के, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इस तरह यहाँ पे अटैच होते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना है आपका 2 माइनस। तो यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करते हो। तो रीज़न आप ध्यान रखिएगा, जब लैंथेनाइड का केस होगा तो लार्जर एनायन होने की वजह से NO3 का बाइट एंगल कम है, यानी छोटे साइज़ के हैं, तो वो क्या करेंगे, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है लैंथेनाइड मेटल का, तो आराम से अटैच हो जाएंगे दोनों ऑक्सीजन के थ्रू। मगर डी ब्लॉक में क्या होगा कि डी ब्लॉक में पहला तो मेटल का साइज़ कम है, दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो ऑर्बिटल है वहाँ पे प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। यहाँ तो केवल इंट्रैक्शन है, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, तो वहाँ पे 90 डिग्री पे एडजस्ट करने के लिए उसको बाइट एंगल अपना ज़्यादा चाहिए होगा। उतना बाइट एंगल NO3 प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो एक ऑक्सीजन से तो जुड़ जाता है NO3 के, दूसरे से नहीं जुड़ पाता। इसलिए आपके डी ब्लॉक के केस में NO3 मोनोडेंटेट करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कुछ केसेस हैं एक्सेप्शनल, वो अलग बात, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और क्या है यहाँ पे जो CE है वो क्या है, 4+ है, ठीक है। सिरेनियम यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 4+ है, और यहाँ पे अभी हमने पीछे बताया था लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कलर होता है। इसी की तरह इसका बड़ा भाई है एक्टिनाइड में, एक्टिनाइड तो बड़ा हो गया ना, इसी तरह एक्टिनाइड है, वो क्या है आपका थोरियम, THNO3 का होल 6 2 माइनस। यहाँ भी क्या है, ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है। NO3 क्या करता है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12, सेम 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, हर कंडीशन यही होगी। यहाँ पे भी थोरियम 4+ होगा, ठीक है, थोरियम 4+ आएगा, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो सेम इन दोनों को कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं। अभी बात इसकी थी, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो गया, बाइडेंटेट की ट्रायल एंड आइकोसाहेड्रन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फाइनल क्वेश्चन है, ये एक्टिनाइड सीरीज से उठाया। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरेनियम इज, तो पहला स्टेटमेंट है मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम इज +6। सही बात है। जो हमारा यूरेनियम होता है, ठीक है, जो हमारा यूरेनियम है, ठीक है, आपको पता है यूरेनियम का क्या होता है, लास्ट में Rn 5F3 6D1 एंड 7S2, ठीक है। तो यूरेनियम जो हमारा होता है वो कौन कौन सी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 +4 +5 एंड +6। और सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी, +6 होती है, क्योंकि +6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और 3 यहाँ से गए, यानी F0, यानी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6। तो +6 में यूरेनियम क्या हो जाता है, F0, यानी 5F0, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूरेनियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +6 होती है। सेकेंड इन UO2 2+, बहुत इंपॉर्टेंट है, UO2 2+, इसको क्या बोलते हैं आप, UO2 2+, इस पर चर्चा होगी काफ़ी डिटेल में, ठीक है। यहाँ तो एक ही पॉइंट है, जो हमारा UO2 2+ होता है इसको बोलते हैं यूरेनिल आयन, यूरेनिल आयन, या इसी को बोलते हैं ऑक्सी कैटायन। ये क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, देखिएगा U, यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है, O, और इधर से भी ऑक्सीजन, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है आपका 2+ है, लीनियर होता है। और जो इनके बीच ये बॉन्डिंग होती है, UO के बीच की ये बॉन्डिंग जो होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्ड होता है वो उसमें क्या होता है, कोवैलेंसी होती है। तो हम लिखते हैं कोवैलेंसी इन बॉन्ड, यानी सम थोड़ा बहुत कोवैलेंट करेक्टर होता है इसमें, कोवैलेंसी इन बॉन्ड, यानी इनके बॉन्डों में कोवैलेंसी पाई जाती है, इसलिए ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी चीज़ ये बताई गई कि ये जो UO डिस्टेंस है, UO के बीच की डिस्टेंस है, ये मीज़र की गई 180 पिकोमीटर,
ठीक है, वो भी एक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रही है कि काफ़ी क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज़ है आपकी कौन सी, यूरेनिल आयन, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ये हमारी सॉलिड स्टेट में भी होता है, ठीक है, ये हमारा सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट एज वेल एज एंड एक्वस स्टेट, दोनों स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, दोनों स्टेट में। और किस कलर का होता है ये, येलो कलर का, ध्यान रखिएगा, येलो कलर। और जो इसका कलर होता है, ठीक है, अब देखिए UO2 2+ है, तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे, इसमें हम यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, X + 2 × -2 = +2, तो X कितना आ जाएगा, +6, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यूरेनियम की वो कितनी है, +6 है। +6 यानी कि अभी हमने बताया क्या है, +6 में क्या होगा, F0 होगा, यानी कि F0 है तो यहाँ पे जो कलर आएगा वो किस वजह से आएगा, LMCT की वजह से, क्योंकि यूरेनियम में जो है वो क्या है, 5F0 है, ठीक है, यानी कि इसके f ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, इस यूरेनियम के f ऑर्बिटल को, ऑक्सीजन पे क्या होगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ऑक्सीजन के पास क्या होगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके पास। ये अपनी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसको देगा, यूरेनियम को देगा। तो कैसे देगा, यहाँ पे इसका कलर जो होता है, इसका कलर किसकी वजह से होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कलर ड्यू टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और वो चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होता है, ऑक्सीजन का जो 2p है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग, इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो किसको देता है, यूरेनियम के 5F को, क्योंकि इसका 5F क्या होता है, वैकेंट होता है, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो हमारा यूरेनिल आयन होता है या ऑक्सीकैटायन होता है UO2 2+, उसमें कलर किसकी वजह से होता है, जो हमारा कलर दिखता है येलो कलर, वो किसकी वजह से होता है, LMCT की वजह से होता है। और ये जो स्पीसीज होती है ये सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर होगा। इतनी तो बात हो गई UO2 2+ की। अब देखिए इस पे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, स्पीसीज क्या होती है, जो हमारी यूरेनियम आयन होता है UO2 2+ लीनियर होता है। दूसरा क्या, कि यहाँ पे जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। कहाँ से कहाँ होता है, ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वो किस में जाते हैं, जो ऑक्सीजन लिगेंड है वो उसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के 5F ऑर्बिटल को दिए जाते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, जो इनके बीच की बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये स्टेबल है, ठीक है, ये जो हमारा है UO2 2+, ये जो स्टेबल है, ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किस बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। कभी पूछ लिया जाए कि UO2 2+ की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है आपकी DP एंड FP पाई बॉन्डिंग पे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे DP और FP। देखिए आपके जो यूरेनिल है यहाँ पे क्या है, F ऑर्बिटल भी है इसके पास, और इसके यूरेनियम के पास क्या है, F ऑर्बिटल भी है और क्या है, D ऑर्बिटल भी है। तो FD ऑर्बिटल जो इसके होते हैं, F और D ऑर्बिटल, वो ऑक्सीजन के P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो बॉन्ड जिसको हमने बोला था बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल बॉन्ड है, कोवैलेंसी रखते हैं, तो वो किस बॉन्डिंग की वजह से होती है, DP एंड FP पाई बॉन्डिंग, ठीक है, पाई बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, केवल एक क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो इन UO2 कलर इज ड्यू टू लिगेंड, बहुत सही, LMCT होता है क्योंकि यूरेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ऑक्सीजन पे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो अपनी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है, उसकी वजह से क्या होता है, कलर शो करता है। सॉलिड और एक्वस स्टेट में येलो कलर का शो होता है, ठीक है, आपको एटकिंस में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट को अभी हम यहाँ पे रोकते हैं, डी पे आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरेनियम करस्पॉन्डिंग टू। अब तो सिंपल बात है,
5F3 6D1 और 5F3, तो आपका ये भी सही है। अब यहाँ पे तो ये बात हो गई किसकी, यूरेनिल आयन की। और यहाँ पे जो दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं इस समय कि क्या बन सकते हैं और क्वेश्चन, ये तो आपका पॉइंट कवर करने के लिए हो रहे थे। एक्स्ट्रा क्या है, एडिशनल क्या है, एडिशनल क्या पूछा जा सकता है उसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, जो हमें लग रहा है आ सकता है, ठीक है, अभी तक आया नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुत रेयर बुक्स में है, सीमेन कॉटन की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं, नोट करके, ठीक है। इतना करने के बाद एक यहाँ पे नोट बना लीजिएगा, नोट, वो थोड़ा इस क्वेश्चन से हट के है, ठीक है। नोट, जो हमारा क्या होता है, यूरेनिल आयन होता है, यानी UO2 या ऑक्सीकैटायन होता है 2+, ठीक है। इसमें अगर हमसे पूछ ली जाए कि न्यू, यानी कि न्यू UO, यानी कि ये जो हमारा UO बॉन्ड है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए, तो न्यू की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखी गई है 8880 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इन रमन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इन रमन स्पेक्ट्रम, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रम में जो ये बॉन्ड है UO का, ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, तो रमन में जब देखा गया तो UO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 880 सेंटीमीटर। और जब यही चीज़ UO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जब IR में ऑब्जर्व की गई तो वहाँ आई 950 सेंटीमीटर इनवर्स, किसमें, IR स्पेक्ट्रम में। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, चाहेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट आ रहा है तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बता, तो आपको पता होना चाहिए UO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो इसकी है वो क्या है, रमन में 880 सेंटीमीटर इनवर्स है, और जो हमारा IR स्पेक्ट्रम है वहाँ पे कितनी है, 150 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है, IR स्पेक्ट्रम में है। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार और यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जो यूरेनियल आयन होता है वो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो इसमें कलर होता है वो हमारा येलो कलर होता है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो येलो कलर जो होता है वो हमारा क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। कितने पे होता है, 420 नैनोमीटर पे देखा गया है, ठीक है। थर्ड, कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है, जो इस कोवैलेंसी है, इनके बॉन्डों में जो कोवैलेंट करेक्टर है उस, या जो बॉन्ड इसके स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो किसकी बॉन्डिंग की वजह से पे है, DP एंड FP पाई बॉन्डिंग की वजह से है, 5D एंड ये आपका क्या हो जाएगा 5D, ठीक है, सॉरी 5D कह रहे हैं, 6D एंड 5F, ठीक है, उसकी बॉन्डिंग किसकी, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कि IR और रमन में जो UA स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ठीक है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना, देखो ये 3 स्टेटमेंट तो सही हो गया, अब बढ़ते हैं C स्टेटमेंट, ये थोड़ा हट के था इसलिए इसको हम लास्ट में लेना चाहते थे, देखिएगा। इसको इसीलिए हम लास्ट में लेना चाहते हैं, ठीक है। यूरेनिल आयन, यूरोसिन, ठीक है। तो यूरोसिन आपने पढ़ा है, हमने पीछे भी पढ़ाया हुआ है हेप्टासिटी में। ये हमारा क्या है, साइक्लोऑक्टा टेट्राई एनाइल एनायन, ठीक है, कॉड बोलते हैं इसको। तो ये यूरोसिन में होता है हमारा, देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टा टेट्रा एनाइल एनायन, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं COT कॉट 2-, ठीक है। ये जो लिगेंड है CO कॉट 2-, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एरोमेटिक करेक्टर का होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक। तो इसमें क्या होता है, चार्ज क्या होता है, -2 होता है एरोमेटिक, ठीक है। कॉट में क्या होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं और 2- चार्ज होता है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एरोमेटिक होता है, उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। चार्ज क्या है इस पे, -2, अगर लिगेंड पे चार्ज -2 है तो यूरेनियम पे कितना आ जाएगा, +4। तो यूरोसिन में ये क्या है हमारा, यूरेनोसिन, तो यूरेनोसिन में जो यूरेनियम पे चार्ज होता है वो क्या है, यूरेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारा क्या है, +4 है। तो यहाँ पे चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारी है वो +4 है, तो ये भी स्टेटमेंट सही। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑल A B C एंड D करेक्ट। ऐसे ऑप्शन बनेगा,
ठीक है। ऑप्शन कैसे बनेगा, एक में लिख देंगे ABC करेक्ट, एक में ABCD करेक्ट, एक में ABD करेक्ट, ठीक है। तो आपके यहाँ सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको कैसे क्वेश्चन से डील करना है। अगर आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो, पहला आज सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है, नेट क्रैकर सीरीज़, ठीक है। अगर इसका वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए आए हैं वो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो पुराने वाले हैं वो अपने फ्रेंड को भेजें। जितना ज़्यादा बच्चे देखेंगे उनका ऐप ब्लॉग, एक्चुअली बच्चे उतना ध्यान से पढ़ते नहीं, और नेट में ऐप ब्लॉग जो आता है वो आप मान के चलिए कि 8 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, कवर होता ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।